तो अम, उससे क्या है, तुम जाओ उसे कहो शुभम से 1 कप चाय लेके आए, ठीक है, 1 कप चाय लेके आए। तुम जो ऑफिस में बैठो। एक्जियोमेटिक इंट्रोडक्शन ऑफ आर, मतलब एक्जियोमेटिक इंट्रोडक्शन ऑफ आर नामक बातचीत चल रही थी ना, ठीक है। उसमें कुल कितने पॉइंट्स हो चुके हैं? 7, ठीक है। तो आप आगे वहीं से कंटिन्यू करो, ठीक है। ये वही दूसरा वाला ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन, एक्स मल्टीप्लीकेशन वाई इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लीकेशन एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट आर, ठीक है, सेट आर, ठीक है। और इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। और कॉम्यूटेटिव लॉ या एसोसिएटिव लॉ ऑपरेशन के लिए होता है, ये चीज ध्यान रखना। कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ये सारे पास्टुलेट्स हैं, एक्जियम्स हैं, जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता है। ये इतनी चीजें मान करके बाकी आगे की सारी चीजें को आप प्रूव करोगे। मैं बार बार कल से भी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि एक्जियम्स का कभी प्रूव मत मानना, ठीक है। ये चीजें आप जो 8 या और 14 और प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी, इतनी चीजें आप लेके चलोगे, इस थ्योरी पे आप आगे की चीजें प्रूव करोगे इनका यूज करके, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आप 4 प्रॉपर्टी जाने एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 4 प्रॉपर्टी जाने एडिशन के रिस्पेक्ट में, और 4 जाने मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एराइज ये होता है कि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन आपस में कंपैटिबल है कि नहीं, उनमें क्या कोरिलेशन है, ठीक है, उनमें क्या कोरिलेशन है। तो एक्स डॉट, यानी एक्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन को जनरली लोग डॉट भी बोलते हैं, एक्स मल्टीप्लीकेशन वाई एडिशन जेड इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लीकेशन वाई एडिशन एक्स मल्टीप्लीकेशन जेड, ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई जेड इन आर, ठीक है। इसमें आप देख रहे होगे कुछ हो नहीं रहा होगा कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मल्टीप्लीकेशन जो है एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किस साइड से? लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मल्टीप्लीकेशन एडिशन पे लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो दिस इज नोन एज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकेंड वन, एक्स एडिशन वाई मल्टीप्लीकेशन जेड, ठीक है, एक्स एडिशन वाई मल्टीप्लीकेशन जेड, ये इक्वल होगा, सब एक्जियम्स हैं, पास्टुलेट्स हैं, जिनका कोई प्रूफ नहीं है, ये होता है, ठीक है। इतनी चीज मान करके आप आगे काम करोगे, ठीक है। एक्स डॉट जेड, मतलब एक्स मल्टीप्लीकेशन जेड एडिशन वाई मल्टीप्लीकेशन जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड इन सेट आर, ठीक है। इसमें मल्टीप्लीकेशन किस साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऐसे बना दीजिएगा आप लोग। हाँ, 2 क्यों चाय लाए?
अच्छा, पुराना वाला पैटर्न लगा रहे हो, दो चाय। वैसे चाय पीना मैं छोड़ दिया हूँ, लेकिन आज चाय नहीं पीऊंगा तो गला मेरा फिर गड़बड़ हो रहा है। ठीक है। कह रहा 22 फरवरी है। अच्छा, बारिश हो रही है। हम्म। हम्म। आपको एक चीज मैं बताऊं, कोई होशियार आदमी बताए क्या दोनों होना जरूरी है कि एक से ही काम चल जाएगा? एक से ही काम चल जाएगा। मैं यही परेशान रहता हूँ कि हर किताबें और हर टीचर दोनों क्यों लिखवाता है, जबकि एक से दूसरा वाला इम्प्लाई हो जाएगा। किसी एक से, चाहे ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला लो, उससे लेफ्ट वाला इम्प्लाई हो जाएगा, और चाहे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला लो, उससे राइट वाला इम्प्लाई हो जाएगा। ठीक है। फिर भी दोनों को अलग अलग क्यों लोग लिखते हैं? आप कभी पूछे, आप कभी सोचे? हर किताब में लिखा हुआ, अच्छी अच्छी किताबें भी लिखती हैं, बहुत टीचर भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सरसाइज में लिखिएगा आप लोग, एक्सरसाइज मतलब जीएमके में आप ट्राई कीजिएगा कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इम्प्लाइज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि समय, लेकिन आप ट्राई करिएगा कि अगर इसको मान के चलो, इसको मान के चलो, ए मान के चलो, बी अपने आप आ जाएगा। आपको प्रूव करना है। अगर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट इम्प्लीकेशन समझते हो ना, ये आपके पास है। अगर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपको मिलेगा। या आप ये एक लेके चलो, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेके चलोगे तो वो इम्प्लाई कर देगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये आप इसको घर पे करिएगा। ठीक है। कोशिश कीजिएगा, कोशिश करने में क्या जाता है, नहीं कर पाओगे मैं कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। तो कायदे से आपको केवल एक ही लिखना चाहिए। जब एक वाला दूसरे को इम्प्लाई कर दे रहा है, दोनों क्यों लिख रहे हो? ठीक है। दोनों क्यों लिख रहे हो? लेकिन मैं इसलिए लिख दिया हूं क्योंकि पूरे जितने एनालिसिस्ट इलाहाबाद में हैं सब यही काम करते हैं, तो मुझे भी लिखना पड़ता है क्योंकि एग्जाम आपको देना है। काम भी पता नहीं उन बेवकूफों के पास चली गई तो आपकी भावना समझेंगे नहीं, लपेट देंगे, कहेंगे दो ठीक होता तो एक ठीक लिखा है। ठीक है। तो वो चीजें हैं। आपको ये समझना है, एक ही से दूसरा वाला प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। एक ही से दूसरा वाला प्रोड्यूस हो जाएगा। तो कुल कितनी प्रॉपर्टी हो गई? आप शुरू से ले ऊपर से लेके देखो, 9 प्रॉपर्टी। ठीक है। तो आर, आप सेट आर लेके चले थे, आर सेट, आर आर विथ बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस क्या? बाइनरी ऑपरेशन एक एडिशन लिए थे। ठीक है। प्लस एंड डॉट, जिसको आप मल्टीप्लीकेशन बोले थे। ठीक है। आर विथ बाइनरी ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट। और जो ये 9 बातें सेटिस्फाई हो रही हैं, टोटल देखोगे ए बी तो 10 बातें हो गई। ठीक है। 10 बातें हो गई। ये जो 9 बातें सेटिस्फाई हो रही हैं वो आर नहीं कर रहा है। आर पे जो बाइनरी ऑपरेशन है उनकी है। मैंने साफ साफ लिखवाया था ना कि प्लस और डॉट कुछ ऑपरेशन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। तो सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग यानी जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, आर विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट सेटिस्फाइंग एबव एक्जियम्स या प्रॉपर्टीज। ठीक है। एबव एक्जियम्स जो आप 9 लिखे हो वही एबव एक्जियम्स, ब्रैकेट में प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड, इज कॉल्ड फील्ड। इसको फील्ड बोलते हैं। इट्स कॉल्ड फील्ड। ठीक है। इट्स कॉल्ड फील्ड। आर के ऊपर 2 बाइनरी ऑपरेशन है और दो वो 9 पास्टुलेट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जो पूरा सिस्टम आर प्लस डॉट आया, दैट दैट इज, ऐसे लिखते हैं द ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब 3 चीज होगा। द ट्रिपलेट आर पहला एंट्री होगा उसका, फिर एडिशन डॉट, ऐसे लिखते हैं आर प्लस डॉट। ठीक है। जो इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखे हो ना, उसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर प्लस डॉट, सिंपल वाला आर, आर प्लस डॉट इज ए फील्ड।
इज ए फील्ड। ये बेसिकली अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, जब अगले साल पढ़ोगे तो फील्ड उल्ड सब पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। फील्ड। और ये जो 9 एक्सियम्स हैं, ठीक है, द above 9 axioms आर नोन एज 9 axioms आर नोन एज फील्ड एक्सियम्स। फील्ड एक्सियम्स, उनको फील्ड एक्सियम्स बोला जाता है। फील्ड एक्सियम्स। अब जो इस आर के जो एलिमेंट हैं, जो सेट आर है ना, अब इसके बाद टर्मिनोलॉजी मैं यूज करने जा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोड्यूस करना। जो एलिमेंट्स आर के होंगे, आर में एलिमेंट्स होंगे, सेट है ना, तो एलिमेंट्स होंगे। तो द एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आर, जब ये फील्ड बन गया तब फील्ड एक्सियम सेटिस्फाई करने के बाद, तो द एलिमेंट्स ऑफ आर, उन 9 एक्सियम सेटिस्फाई करने के बाद अब आप कहोगे जो द एलिमेंट्स ऑफ आर कॉल्ड, उन्हीं के एलिमेंट्स को रियल नंबर्स बोला जाएगा। रियल नंबर्स, ठीक है। आर कॉल्ड द रियल नंबर्स। यानी जो आर पे दो बाइनरी ऑपरेशन लेके चले थे, 9 एक्सियम सेटिस्फाई किया, फील्ड हो गया। अब जो अब इस टाइम पे इस इतनी घटना के बाद आप आर के एलिमेंट को क्या बोलोगे? रियल नंबर, ठीक है। इन स्टैंडर्ड नोटेशन, क्योंकि पूरे विश्व में एक कॉमन नोटेशन है रियल नंबर्स के सेट के लिए, इन स्टैंडर्ड नोटेशन वी डिनोट वी डिनोट वी डिनोट, ठीक है, वी डिनोट, ठीक है। अब आर को, जो मैं सिंपल आर बनाया था, स्टैंडर्ड नोटेशन जो पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है, आप ऐसे डिनोट करोगे, ठीक है। आर, ठीक है, ठीक है। इन स्टैंडर्ड नोटेशन वी डिनोट आर बाई दिस आर, ठीक है। और ये आर आपको बनाना भी आना चाहिए, पहले 2 लाइन बनाना है, फिर ऐसे करना है, ठीक है। आधे लोग ऐसे बनाते हैं, पहले बनाएंगे ऐसे आर, फिर 2 लाइन खींचते हैं। आधे लोग ऐसे बनाते हैं नहीं। मैं जानता हूँ, मैं फीलिंग्स बहुत पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ आधे लड़के ऐसे बनाते हैं, पहले आर बनाएंगे फिर 2 लाइन खींच देंगे, ठीक है। पहले एन बनाएंगे फिर 2 लाइन खींच देंगे, ये गलत तरीका है। आपको अगर नेचुरल नंबर है तो पहले 2 लाइन खींचो फिर एन बनाओ, ठीक है। ऐसे बनता है, ठीक है। जेड आप खींच, जेड बनाते हो जैसे जेड के लिए, तो जेड बनाते हैं फिर ऐसे लाइन खींचते हैं नहीं, पहले ही बढ़ा के 2 लाइन खींचो फिर एक ऐसे बनाओ, ठीक है, फिर ऐसे। आप लोगों को थोड़ा बनाना बनाना भी आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इन स्टैंडर्ड नोटेशन उस आर को आर से, तो 10, फाइनली आप कंक्लूड कर पा रहे हो कि जो ट्रिपलेट है, जब आर को आर से दिखा दे रहे हो, आर प्लस डॉट इज, और आर के एलिमेंट को आप रियल नंबर्स बोल रहे हो, तो आर प्लस डॉट इज ए फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। आर प्लस डॉट फील्ड था, और आर को आप अब इस आर से डिनोट कर रहे हो, आर प्लस डॉट इज ए फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि इसके एलिमेंट को आप रियल नंबर बोल चुके हो। ये किसका फील्ड है? रियल नंबर्स का फील्ड है, ठीक है। फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ तक? सारी बातें बड़े आसानी से आप करते जा रहे हो, ठीक है। मैं बताऊं, एक दुनिया मैथमेटिशियन की ऐसी, वो पहले ही मान लेते हैं लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग फील्ड एक्सियम, सेटिस्फाइंग ऑर्डर एक्सियम, सेटिस्फाइंग फलाना एक्सियम। वो एक दूसरा क्लास मैथमेटिशियन का है। आप जैसे मैं आपको लिखा हूं वैसे लिखिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ अच्छे प्रोफेसर्स भी हैं जिनको ठीक मैथमेटिक्स आती है, ठीक है। सब गधे ही नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर हैं कुछ एक दो लोग जो इस वे में काम करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बड़ी कम है। ज्यादातर वही रटते हैं जो बर्टले ने लिख दिया है, या शांति, वो कौन सी किताब आती है एक, अरे सीएमपी के टीचर ने लिखा है, व्यास जी द्विवेदी, ठीक है, तुम लोगों की फेवरेट किताब, ठीक है, ठीक है।
तो अब ये जो आप फील्ड आया, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, ये कुछ एक्सियम्स और सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एनालिसिस करनी है। अभी थोड़े बहुत, तुम लोग बहुत छोटे एज में, मैं बहुत ज़्यादा बातें बताता नहीं हूँ। अभी जो आप प्योरली काम किए हो, ये अलजेब्रा वालों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके आगे जो चीज़ होने वाली है, वो एनालिसिस्ट के लिए महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट आप लिखो आर्डर एक्सियम्स, ठीक है? आर्डर एक्सियम्स। तो कुल 9 एक्सियम्स फील्ड एक्सियम्स कहलाती हैं, और उसके बाद कुछ और एक्सियम्स आएँगी जिनको आर्डर एक्सियम्स बोला जाएगा, ठीक है? लेट पी, आप हूबहू एग्जैक्ट एग्जाम में मेरा ही लिख के आइएगा, दूसरा कुछ भी किताब उताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं तो सिर्फ सिर्फ कंफ्यूज हो गए। आप बर्टले भी पढ़ लिए, बर्टले इज वेरी रिनाउंड बुक, लेकिन उसने भी यही अप्रोच अपनाया है, पहले ही आर मान लिया है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना, मेरे पास भी भगवान दिमाग दिए हैं। जब आप कह रहे हो एक्जियोमेटिक इंट्रोडक्शन, तो आप पहले ही आर कैसे मान ले रहे हो, ठीक है? तो लेट पी बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ, अब आपके पास ये आर है, अब उस आर को इस आर से लिखोगे, ठीक है? नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। बाई कन्वेंशंस, जो पी के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आर के एलिमेंट्स को आप क्या बोल रहे हो? रियल नंबर्स। वैसे पी के एलिमेंट्स को, पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। तो द एलिमेंट्स ऑफ पी आर कॉल्ड एज, है तो आर का ही सबसेट, है तो आर का ही सबसेट ना। पहले तो रियल नंबर्स होगा, और साथ साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन और एक एडजेक्टिव आ जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है? द एलिमेंट्स ऑफ पी आर कॉल्ड एज पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब ये जो पी है, सच दैट, सच दैट ये 3 एक्सियम्स को फॉलो करेगा, ठीक है? पी, पी जो आपका पी है, ये 3 एक्सियम्स को फॉलो करेगा। वो तीनों क्या है, ठीक है? आर्डर एक्सियम है, तो आप वो ओ वन लिख दो, ठीक है? ओ वन मतलब आर्डर एक्सियम वन, ठीक है? आर्डर आर्डर एक्सियम वन। यहाँ आप नंबरिंग उससे मत करना कि क्या तक हो गया था वहां पे, 9 तक, 10 उसमें नहीं लिखना है। इसके लिए अपना ओ वन, ओ टू, ओ थ्री लिखेंगे, ठीक है? ओ वन आर्डर एक्सियम्स, यानी ओ आर्डर एक्सियम्स नंबर वन, ठीक है? ओ वन ये क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्स वाई इन पी, पी में कोई भी, आर में नहीं, पी में कोई भी एक्स वाई लो, फॉर ऑल एक्स वाई इन पी, ठीक है? एक्स एडिशन वाई, आप बताओ, जो आप बताओ, आर के अंदर ही तो पी बैठा हुआ है ना, थोड़ा ध्यान से देखो, आर के अंदर ही तो पी बैठा हुआ है, ठीक है? तो जब प्लस पूरे आर पे है, तो पी के एलिमेंट को भी तो जो ऐड करेगा, जब पूरे आर के एलिमेंट को ऐड कर रहा है, तो पी के उसी के अंदर है, तो पी के भी एलिमेंट को ऐड करेगा ना। तो ये कहता है कि अगर एक्स वाई आप पी में ले रहे हो, तो एक्स प्लस वाई करने पे भी पी में ही आए, बाहर ना जाए। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि एक्स प्लस वाई करने पे बाहर चला जाए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि अगर एक्स वाई पी में है, तो एक्स प्लस वाई भी आपका पी के अंदर ही रहना चाहिए। तो फॉर एवरी एक्स वाई इन पी, एक्स प्लस वाई इज ऑल्सो बिलोंग्स टू पी। और इसको बोला जाता है लैंग्वेज में, पी इज क्लोज्ड अंडर, पी क्लोज हो जा रहा है ना एडिशन से, यानी दो एलिमेंट अगर यहां ले रहे हो, तो उसका सम भी पी के अंदर ही आ रहा है, उसका सम भी पी के अंदर आ रहा है। तो इसको बोला जाता है पी इज क्लोज्ड अंडर, पी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। आप एडिशन का यूज कर रहे हो, एडिशन। तो ये पहली आर्डर एक्सियम से, दूसरी आर्डर एक्सियम, आर्डर एक्सियम नंबर टू, फॉर अब आपको आइडिया हो गया होगा, एक प्लस के लिए तो एक मल्टीप्लीकेशन के लिए भी होगा, ठीक है? तो फॉर एवरी एक्स वाई इन पी, एक्स मल्टीप्लीकेशन वाई भी पी के अंदर होना चाहिए।
ठीक है, दैट मीन्स दैट इज पी इज क्लोज्ड अंडर अंडर मल्टीप्लीकेशन। देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप एक्स वाई ले रहे हो तो एक्स इंटू वाई हो सकता है बाहर आ जाए, लेकिन आप शर्त लगा रहे हो कि बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर ही रहना चाहिए। अगर एक्स वाई पी में है तो एक्स मल्टीप्लीकेशन वाई भी पी के अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट आर्डर एक्सियम नंबर 3 है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी। ठीक है, लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी। ठीक है, अभी आप जान जाओगे क्यों इसको लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी बोलते हैं। ठीक है, ट्राइको मतलब तीन। ठीक है, तीन बार ट्राइको। ठीक है, ट्राइको सेंस तीन चीज के सेंस में आता है, यानी किसी तीन बात की बात हो रही होगी। ठीक है, तो लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी ये कहता है फॉर एनी एक्स इन आर। अब आपका आर ऐसे लिखोगे, फॉर एनी एक्स इन आर, कोई भी एक्स आर में लोगे। ठीक है, फॉर एनी एक्स इन आर एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सब लिखना, एग्जैक्टली, अंडरलाइन द वर्ड एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। एग्जैक्टली वन का मतलब कई होंगे लेकिन उसमें से एक समय पे एक ही होगा। ठीक है, वो क्या है? पहली चीज, आप ये 3 लिखे हो तो यहाँ आप रोमन में लिख दो कि एक्स या तो पी में होगा। ठीक है, एक्स या तो पी में होगा। ठीक है, आप बनाओ ना ये डायग्राम, ये आर है इसके अंदर पी, तो दो बातें हो सकती है, या तो एक्स पी में होगा। ठीक है, दूसरी कि एक्स या तो एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है, एक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी को आप जीरो से दिखाए थे, ओ से, अभी इसको जीरो बोल दूंगा, अभी लिखवाऊंगा नोट में। ठीक है, अब रियल नंबर हो गया तो अब इसको जीरो बोल दिया जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी। तीसरी बात कि एक्स, यक्स न पी में होकर के यक्स का एडिटिव इनवर्स पी में आए। और यक्स के एडिटिव इनवर्स को आप कैसे दिखाते हो? इस सिंबल से। इसमें से एक ही बात होना चाहिए, एक ही बात होगा, एक ही बात होगा, या तो अगर ये हुआ तो ये दोनों नहीं होगा, अगर ये हुआ तो फिर ये दोनों नहीं होगा, और अगर ये हुआ तो फिर ये दोनों नहीं होगा। एग्जैक्टली सब लिखा है, एग्जैक्टली एक ही होल्ड करेगा इसमें से। ठीक है, लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी यही कहता है कि कोई भी रियल नंबर उठाओगे तो या तो यक्स पी में होगा या फिर यक्स जीरो होगा, एडिटिव आइडेंटिटी, या फिर नेगेटिव इनवर्स यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स पी में होगा, लेकिन एक ही होगा, तीनों साथ साथ नहीं, एक ही होगा। अगर एक हुआ तो दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, एक ही होगा, ऐसे आप बना लेना डायग्राम में भी। अब कुल कितनी एक्जियम्स हो गई? 9 ओ और 3 ये, 12। 9 3 12 एक्जियम। और दुनिया वालों के लिए देखोगे तो 10 3 13 एक्जियम्स। उसमें भी तो दो हैं, वो 10 गिनवाते हैं, वो ऐसे लिखवाते हैं, 1 2 10 सब 10 लिखवा देंगे। ठीक है, 10 3 13 एक्जियम्स, वैसे कितनी हुई? 12 एक्जियम्स। ठीक है, तो आर्डर इसके नीचे आप समझ रहे हो एडिटिव इनवर्स लिख देना, नहीं तो बाद में आप पढ़ोगे आप समझ नहीं पाओगे ये है क्या है। एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स, यानी इसमें से एक ही बात होगी, एग्जैक्टली एक ही बात। ऐसा मत समझ लेना कि एक के अलावा भी और भी हो सकता है, मैं साफ साफ तीनों डायग्राम बना भी दिया हूँ। अगर ये हुआ तो ये दोनों नहीं होगा, अगर बीच वाला हुआ तो पहला तीसरा नहीं होगा, अगर लास्ट वाला हुआ तो पहला दूसरा नहीं होगा। ठीक है, एक ही होगा। ठीक है, अब एक चीज जो बताने जा रहा हूँ सिर्फ उसको लिख लो, समझने की कोशिश मत करना, अभी आप उसको लिख लो, धीरे धीरे वो शब्द आपको मैं खोल के बताऊंगा। ठीक है, तो जो थर्ड, एक तो आर्डर फील्ड एक्जियम्स हो गई, फिर आर्डर एक्जियम्स हो गई, उसके बाद कंप्लीटनेस एक्जियम्स आती है। कंप्लीटनेस
कुछ इसमें शब्द आएंगे, उसको आप अभी मत समझना, कल आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस एक्जियम्स, एक्जियम्स। अब इसमें टर्म ऐसे आएंगे, आप सोचोगे ये टर्म कभी आप डिफाइन ही नहीं किए, वो टर्म कल डिफाइन होगा, पहले एक्जियम से लिख लो, क्योंकि एक चीज एक ही जगह रहे। मैंने एग्जाम में तो आपको एग्जाम भी तो देना है, कई चीज मैं मिक्सअप कर दूंगा, आप समझी नहीं पाए, लिख के कितना आना है, लिख के कितना आना है। तो जो आपसे एक्जियोमेटिक इंट्रोडक्शन ऑफ आर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो जितनी बातें अभी मैं बताऊंगा उतना ही लिख के आना है। तो कंप्लीटनेस एक्जियम से एक आती है। फर्स्ट, इसमें भी दो बातें हैं। एवरी नॉन इम्पटी, इतना तो जानते हो नॉन इम्पटी, ठीक है। एवरी नॉन नॉन इम्पटी सेट तो जानते ही हो, ठीक है। एवरी नॉन, अब इसके बाद जो बोल रहा हूं वो आप शब्द पहली बार सुनोगे। एवरी नॉन इम्पटी बाउंडेड एबव, यही शब्द आपको कल इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है। बाउंडेड एबव, एवरी नॉन इम्पटी बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ आर, ठीक है। इसको आप, यही शब्द आपको सीखना है, ठीक है, अभी एज इट इज मान लो, ठीक है। एवरी नॉन इम्पटी बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ आर हैज द, हैज द, अब जो वर्ड आएगा वो भी आप नहीं जान रहे हो, ये धीरे धीरे कल खुलेगा, ठीक है। हैज द लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट, लीस्ट अपर बाउंड, हैज द लीस्ट अपर बाउंड, हैज द लिस्ट। इन शार्ट इसको लिखते हैं LUB, ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड। इन दोनों वर्ड पे अभी आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, लिस्ट अपर बाउंड पे, ठीक है, और बाउंडेड एबव पे, ये बातें कल रिगरस की जाएंगी, ठीक है। अभी एज इट इज आप ये लिख लीजिए। ये क्या कह रहा है कि कोई नॉन इम्पटी बाउंडेड एबव सबसेट होगा आर का, तो उसके पास पक्का क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड। पक्का क्या होगा, लिस्ट अपर, वो क्या है वो कल पता पढ़ा जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है। इसी को जो ये प्रॉपर्टी, ये जो लिखे हो ना, इसी को बोलते हैं, ऐसे डैश करके लिख देना, LUB प्रॉपर्टी ऑफ आर, LUB प्रॉपर्टी ऑफ आर, लिस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी ऑफ आर, इस स्टेटमेंट को बोलते हैं, इस स्टेटमेंट को बोलते हैं LUB प्रॉपर्टी ऑफ आर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए डिफाइन LUB प्रॉपर्टी ऑफ आर, तो आप यही स्टेटमेंट लिख के आओगे। सेकेंड वन इसका जस्ट एनालॉग है। सेकेंड वन कंप्लीटनेस एक्सियम के अंदर जो सेकेंड वन है, आप ऐसे लिखते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, C1 C2, ठीक है, तो पता चलता है कंप्लीटनेस एक्सियम C2, ठीक है। C1 C2 कंप्लीटनेस एक्सियम। इसमें कुछ करना नहीं है, जहां एबव है वहां बेलो लिखना है, जहां एबव है वहां क्या लिखना है, बेलो। और जहां LUB है, लिस्ट है, वहां क्या लिखना है, वहां क्या लिखना है, हाँ तो वहां नहीं जान रहे तो फिर लिखो, ठीक है, एवरी ग्रेटेस्ट, ठीक है, एवरी नॉन इम्पटी, नॉन इम्पटी, एवरी नॉन इम्पटी। और ये नॉन इम्पटी सेट के लिए इम्पटी, मैं थोड़ा एनालिसिस रिग्रेस करवाता हूँ, अभी फोकस करो नॉन इम्पटी पे, लेकिन इम्पटी सेट के पास भी लिस्ट अपर बाउंड होता है, मैं करके दिखाऊंगा। मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ा हूं ना, तो मैं बताऊंगा, वो बताते नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा क्लास में आपको। एवरी नॉन इम्पटी बाउंडेड बेलो, स्पेलिंग गलत मत लिखना, बाउंडेड बेलो, BELOW, एवरी नॉन इम्पटी बाउंडेड बेलो सबसेट ऑफ आर हैज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। आप इस टर्म के लिए परेशान मत होना, और जो इसके बाद बोल रहा हूं, हैज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन आर। इन आर नब्बे लिखोगे तब भी आर से बाहर थोड़ी ना जाओगे, सब कुछ आर के अंदर ही तो हो रहा है, ठीक है, ठीक है। हैज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन आर।
और इस प्रॉपर्टी को बोलते, फुल स्टॉप, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जी, इसी के नाम पे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के नाम पे, जीएलबी प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, जीएलबी प्रॉपर्टी ऑफ आर, जीएलबी प्रॉपर्टी ऑफ आर, जीएलबी प्रॉपर्टी ऑफ आर। आप इसी में एक नोट लिखो, इसी कंप्लीटनेस एक्जियम एक्जियम में एक नोट लिखो। मैं कह रहा हूं इन शब्द पे ज्यादा दिमाग मत लगाना, अभी मैं कुछ बताया ही नहीं, क्यों लगाओगे? ठीक है, ये शब्द अभी एज इट इज मान के लिखो स्टेटमेंट, कल इस धीरे धीरे खुलेगी इन चीजें, ठीक है। नोट, नोट ये है कि यहां भी जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इम्प्लाई कर देता है, वैसे C1 C2 को इम्प्लाई कर देगा। C1 इम्प्लाइज C2, और ये प्रूफ आपके एग्जाम में पूछा जाता है, C1 इम्प्लाइज C2 एंड C2 इम्प्लाइज C1। C2 अगर C1 है तो C2 अपने आप प्रूफ हो जाएगा, और अगर आप C2 लेके चल रहे हो तो C1 अपने आप प्रूफ हो जाएगा, और दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा फिर? हाँ, तो 10 C1, तो जब आप कभी किताब पढ़ते होगे इसी चीज को लिखा रहता होगा इक्विवेलेंटली, दो भाग में नहीं लिख के लिखते हैं, इक्विवेलेंटली, इक्विवेलेंटली, यहाँ एक वर्ड C2 ने लिख करके यहाँ इक्विवेलेंटली लिखते हैं। इक्विवेलेंटली का मतलब दोनों बातें सेम है, एक होगा तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा होगा तो पहला हो जाएगा, ठीक है। इफ एंड वन लीव का मतलब भी होता है, यानी C1 इफ एंड वन लीव C2, ठीक है। यहाँ तक बात सही चल रही है ना? ठीक है, तो अब आप लिखोगे आर विथ, आप कुल कितनी प्रॉपर्टी हो गई? ठीक है, शुरू से गिनो कितनी प्रॉपर्टी हो गई? तो जब भी एक्जियोमेटिक इंट्रोडक्शन ऑफ आर लिखने के लिए आए, आपको यहां तक लिखना है, समझ लो। पहला क्वेश्चन यही सॉल्व करना है, यहां तक लिखना है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि राइट डाउन द एक्जियोमेटिक इंट्रोडक्शन ऑफ आर, तो इतनी बातें तक यहां तक लिखना है आपको, ठीक है। नोट छोड़ सकते हो, उसके ऊपर तक लिख सकते हो, ठीक है। तो आप हाँ, शुरू से जहां से मैं शुरू किया, तो मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप भूल जाओगे, क्योंकि एक दिन बाद आप भूलते बहुत ज्यादा हो। हाँ, तो पांच पांच नंबर का क्वेश्चन भी तो है, और कुछ है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ वही प्रॉपर्टी तो लिखनी है। तो दिस, जो आप ऊपर अभी किए हो, दिस इज नोन एज एक्जियोमेटिक इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर आर, ठीक है, आर। मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, अगर एग्जाम में आया है एक्जियोमेटिक इंट्रोडक्शन ऑफ आर लिखने के लिए, तो आप शुरू से जो मैं कल से करवाया हूँ, ठीक है, वहां से लिख करके यहाँ तक लिखोगे, तब आपका पूरा सवाल माना जाएगा। कुछ भी छोड़े बीच में तो वो गलत है आपका, फिर ठीक है, उसमें से नंबर कट जाएंगे। आपको फील्ड एक्जियम्स भी लिखनी पड़ेंगी, आर्डर एक्जियम्स भी लिखनी पड़ेंगी, और उसके बाद कंप्लीटनेस एक्जियम भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप एक नोट लिखो, ये मत लिखना एग्जाम में, ये मैं नोट लिखवा रहा हूँ, ये एग्जाम उतना ही लिखना है एक्जियोमेटिक इंट्रोडक्शन में। नोट लिखो, आर जो है ना, आर, ठीक है। अब आर आपको पता चल गया कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, इसके एलिमेंट को रियल नंबर्स बोल दिए, ठीक है। तो बगल में लिख दो द सेट ऑफ रियल नंबर्स, अब लिख सकते हो द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर इज द ओनली फील्ड, इज द ओनली फील्ड, ये बड़ी बात है, समझना इस बात को, इज द ओनली फील्ड विच इज कंप्लीट, मतलब कंप्लीटनेस एक्जियम को सेटिस्फाई करेगा, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। दुनिया में एक ही फील्ड है जो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, वो आर है।
आर के अलावा कोई भी फील्ड कंप्लीट ऑर्डर नहीं। जैसे आपको अभी बताऊं, क्यू प्लस डॉट, क्यू जानते हो ना, रैशनल नंबर का सेट, उस पे एडिशन लो, उस पे मल्टीप्लीकेशन लो, वो भी फील्ड है, लेकिन वो आर्डर तक तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन कंप्लीटनेस एक्जियम उसके पास नहीं है। क्यू प्लस डॉट, नेक्स्ट यहाँ लिख दो, ठीक है। ये जो साफ साफ ये वनली शब्द को गोला कर लेना, वनली, आर इज द वनली फील्ड विच इज कंप्लीट आर्डर्ड फील्ड। तो जो आपका क्यू जानते हो ना, क्यू प्लस डॉट, क्यू प्लस डॉट, ठीक है, क्यू प्लस डॉट जो है, ये केवल आर्डर्ड फील्ड होता है, कंप्लीट नहीं होता है, आर्डर्ड फील्ड है। अपनी जानकारी के लिए जान लो, सिर्फ जानकारी के लिए जानना चाहिए, ये केवल आर्डर्ड फील्ड है। पूछा जाता है कि फील्ड आर, फील्ड क्यू और फील्ड सी में क्या अंतर, फील्ड सी मतलब कॉम्प्लेक्स फील्ड, सी कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। तो क्यू प्लस डॉट में कंप्लीटनेस एक्जियम गायब हो जाती है, ठीक है, कि आर्डर्ड फील्ड होगा ये, आर्डर एक्जियम इसमें होंगे, मीन्स इसमें क्या फेल कर जाएगा, इसमें ए, हाँ, कंप्लीटनेस एक्जियम, और वो फेल करने का मतलब क्या होगा, आप कह रहे हो कंप्लीटनेस एक्जियम फेल करने का मतलब सी1 फेल कर जाएगा। सी1 फेल करने का मतलब क्या है, सी1 क्या कहता है कि एवरी नॉन इम्पटी बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ आर हैज द लीस्ट अपर बाउंड इन आर, उसका निगेशन करना है। फेल करने का मतलब क्या, उसका निगेशन, क्यू में वो बात नहीं हो रही है, तो क्या लिखोगे, देयर एग्जिस्ट ए नॉन इम्पटी सबसेट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए नॉन इम्पटी इन क्यू, इन क्यू देयर एग्जिस्ट, एवरी का देयर एग्जिस्ट होगा ना, देयर एग्जिस्ट ए नॉन इम्पटी सबसेट, देयर एग्जिस्ट ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ आर की जगह यहाँ क्यू लिखोगे, ठीक है, क्यू। देखो, आप क्यू कभी ऐसे मत लिखना, स्टैंडर्ड नोटेशन में क्यू को हमेशा बीच में काटना है, ठीक है, रेशनल नंबर्स के लिए। तो देयर एग्जिस्ट ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ क्यू विच इज, देयर एग्जिस्ट ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ क्यू, और उसका निगेशन करना, वहां क्या लिखा था, एवरी नॉन इम्पटी बाउंडेड एबव, तो उसका निगेशन, एवरी का तो देयर एग्जिस्ट हो गया, देयर एग्जिस्ट नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ क्यू, ठीक है, विच इज बाउंडेड एबव, ठीक है, विच इज बाउंडेड एबव, जो बाउंडेड एबव तो होगा, लेकिन क्या नहीं होगा इसके पास, हाँ, विच इज बाउंडेड एबव बट हैज नो लीस्ट अपर बाउंड। ये मैं एग्जांपल आपको करवाऊंगा क्लास में, ठीक है, अभी आप सिर्फ लिख लो, ठीक है। इसके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट मिल जाएगा क्यू का, जब यहां लिखते हो ना लिस्ट अपर बाउंड, तो आप क्यू की बात करो तो इन क्यू, आर में तो मिल जाएगा, आर में मिल जाएगा, आर के सबसेट के तौर पे देखो तो मिल जाएगा, लेकिन क्यू में इसके पास कोई लिस्ट अपर बाउंड नहीं मिलेगा। निगेशन ये होगा कि देयर इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ क्यू विच इज बाउंडेड एबव बट हैज नो लिस्ट अपर बाउंड इन क्यू, क्यू के अंदर उसके पास कोई लिस्ट अपर बाउंड नहीं होगा। तो इसका मतलब सी1 फेल कर गया, इसका मतलब कंप्लीटनेस एक्जियम नहीं होल्ड कर रही है क्यू प्लस डॉट पे, क्यू प्लस डॉट केवल आर्डर एक्जियम तक सेटिस्फाई करेगा। और एक दूसरी फील्ड जानते हो, कॉम्प्लेक्स फील्ड सी प्लस डॉट, ये जो प्लस है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स का एडिशन है, ये जो डॉट है, ये कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लीकेशन है। ये केवल जानते हो, ये आर्डर प्रॉपर्टी भी लूज कर जाता है। कभी आप कक्षा 12 में आपको पढ़ाते होंगे गुरुजी, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं करते होंगे, ये इससे छोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा छोटा कभी नहीं करते होंगे वो, कभी किया क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर कभी बड़ा छोटा नहीं करते होंगे वो, ठीक है। तो सी प्लस डॉट जो है, वो केवल फील्ड है, आर्डर भी इसमें फेल कर जाता है, इज ओनली फील्ड, सिर्फ फील्ड है, इसमें आर्डरिंग भी नहीं है, आर्डरिंग भी नहीं है। ये सब छोटी बातें नहीं है, बड़ी बातें सीख रहे हो, यही आप जाओगे बड़े बड़े इंटरव्यू यही पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इन परस्पेक्टिव ऑफ एनालिसिस, आर प्लस डॉट, क्यू प्लस डॉट, सी प्लस डॉट में क्या डिफरेंस है रिगार्डिंग एनालिसिस। यही डिफरेंस है कि वो कंप्लीट आर्डर्ड फील्ड है, ये सिर्फ आर्डर्ड फील्ड है, और ये सिर्फ फील्ड है, ठीक है, सिर्फ फील्ड है, इसमें आर्डरिंग भी नहीं है, ठीक है। अब एक डिफिनीशन लिखिए।
कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रही है? कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो मुझसे। मैं 1 2 बार, 3 बार, 4 बार इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स बताऊँगा, ठीक है? सिंपल सी बातें तो बताई जा रही हैं, ठीक है? ये एक फ़ील्ड है, एक ऑर्डर्ड फ़ील्ड है, ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फ़ील्ड है। एक-एक चीज़ लूज़ कर रहा है, ठीक है? जैसे-जैसे नीचे जा रहा है, एक-एक चीज़ लूज़ कर रहा है, ठीक है? पहले वाले में जब क्यू प्लस डॉट में आए, क्यू मतलब रैशनल नंबर, क्यू प्लस डॉट में आए, वो सिर्फ़ क्या है? ऑर्डर्ड फ़ील्ड, कंप्लीटनेस लूज़ हो जा रही है, ठीक है? जब आप सी प्लस डॉट में आ रहे हो कॉम्प्लेक्स फ़ील्ड में, ये आप लिख दीजिएगा नहीं तो बाद में समझ ही नहीं पाओगे क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो आपको समझ में नहीं ये सी क्या बनाए हैं सर, ठीक है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है? जब आप सी प्लस डॉट में जाते हो तो ऑर्डर भी लूज़ कर जाता है, कंप्लीटनेस एक्सियम भी खत्म हो जाएगा, ऑर्डर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? सिर्फ फ़ील्ड होगा। आपको मैं कल करके दिखाऊँगा क्यों यहाँ ऑर्डरिंग नहीं कर सकते। अगर ऑर्डरिंग कर दोगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस खत्म हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नामक एक विषय चलती है। अगर ऑर्डरिंग आ गई ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में तो तहस-नहस हो जाएगा। अभी दिखाऊँगा, आज ही हो सकता है दिखा दूँ नहीं तो कल दिखाऊँगा आपको, ठीक है? डेफिनिशन लेट एक्स वाई इन आर, एक्स वाई इन आर, ठीक है? अब आपके पास ये आ गया, ठीक है? अच्छा एक चीज़ तो लिखे नहीं, ठीक है? डेफिनिशन से पहले आपको एक जो मैं हर साल लिखवाता हूँ इस बार तो लिखवाया ही नहीं। क्या लिखवाना था? आर वाज़ बॉर्न, आर इज़ बॉर्न, ठीक है? आज आपका आर पैदा हुआ, कौन-सा है 22 फरवरी, ठीक है? तो आप लोग एक खास डेट में ऐसे डेट अच्छा तो नहीं है, कुछ खास दिन में लेकिन खास पर आज आपके पास आर है। अब तक जो आप करते थे वो पहले से इंटर का एज़्यूम करके करते थे। अब तक आपके पास आर नहीं था, अब आपके पास आर आ गया है। अब आप आर को इंट्रोड्यूस करवा लिए, ठीक है? आर इज़ बॉर्न, आर इज़ बॉर्न होना चाहिए कि आर वाज़ बॉर्न होना चाहिए? नहीं, नहीं वो पार्टिसिपल है, वाज़ लिखना है कि इज़ लिखना है, ठीक है? प्रेज़ेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल कुछ पढ़े हो? ठीक है। पार्टिसिपल में होता है तो इज़ ही होगा, ठीक है, ठीक है। इसको लिख लो भाई 22 फरवरी को पैदा हुआ अपना आर, ठीक है? तुम्हारे लिए, तो इस साल वालों के लिए, ठीक है? हाँ, क्या बज के 59 मिनट पे? 5 बज के 59 मिनट पे आर आपका पैदा हो चुका है, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो कहो ना आर से शुरू हुआ था और आर को पैदा कर दिया गया, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है? एक नोट और लिख लो जानना ये नोट्स मैं जो लिखवाता हूँ, मैं बताता था वहाँ भी पढ़ाता था ऊपर तभी बताता था ना, क्लास नोट्स के जो नोट्स हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट हैं जितना बॉडी के लिए ऑक्सीजन, ठीक है? O2, ठीक है? एक्चुअल में आज नहीं जानोगे ना, जब तुम अभी लड़के एग्ज़ाम देके आए हैं 3rd ईयर वाले जैम का, तब वो नोट्स काम आते हैं। बीएससी के लिए नोट ज़्यादा काम नहीं आते। जो मेरे नोट्स होते हैं ना, हूबहू वहीं से सवाल पूछे जाते हैं, उनके एग्ज़ाम में, ठीक है? तो नोट ये नोट हालाँकि उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो जो एडिटिव आइडेंटिटी जिसको आप इससे दिखाते थे, आप इसको बोलोगे इट्स कॉल्ड ज़ीरो रियल नंबर। अब तक एडिटिव आइडेंटिटी बोलते थे, अब आप उसको ज़ीरो रियल नंबर बोलोगे। क्यों? क्योंकि अब आर के एलिमेंट को आप रियल नंबर्स बोल रहे हो, ठीक है? और उसको ज़ीरो रियल नंबर बोलोगे, यानी एडिटिव आइडेंटिटी को ज़ीरो रियल नंबर बोलोगे। एंड जो मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी, जिसको वो कल कह रहा था, कल ही बोल दीजिए सर। आप पहले से आप मान के चल रहे पर मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 और 1 कभी भी एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा, ठीक है? अभी मैं बताऊँ 1 अगर बराबर 0 हो जाए तो कहानी सब खत्म हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि 0 आप 0 कह सकते हो, आप 0 रियल नंबर कह सकते हो। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ नॉट इक्वल टू 0 और अब कह सकते हो मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी को इज़ 1 ठीक है, इज़ 1 ठीक है, इज़ 1
अब आज से आप उसको 1 बोलोगे और उसको, ठीक है, 0, ठीक है। सपोज अगर, अरे बीच में बोल दे रहा था तो बाय मिस्टेक बोल रहा था, उसके लिए तो मैं बार बार पार्डन में बोल रहा था, बार वो एडिटिव आइडेंटिटी प्रिसाइजली बोलना चाहिए था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी को 0 रियल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को 1, ठीक है। अब उनका नाम 0 और 1 हो गया, ठीक है। डिस्टर्ब कर देते एक बड़ी बात बताने, अगर 1 बराबर 0 हो गया तो बताओ क्या दिक्कत आ जाएगी। तब आप यहाँ बैठते नहीं, मेरा धंधा बंद हो जाता, ठीक है, मेरा धंधा बंद हो जाता। अगर 1 बराबर 0 हो जाए तो क्या दिक्कत आ जाएगी। अगर 1 और 0 रियल, यानी 1 रियल नंबर 0 रियल नंबर के बराबर हो जाए तो क्या दिक्कत आ जाएगी। यही जवाब है। ये जवाब मजाक वाला है, लेकिन रियलिटी में बताओ क्या दिक्कत हो जाएगी। ये बता रहा है सही, सारे रियल नंबर 0 हो जाएंगे, सारे रियल नंबर 0 हो जाएंगे। और जब सारे रियल नंबर 0 हो जाएंगे तो सब ट्रिवियल हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। अगर आप बताओ 1 बराबर 0 है तो 2 को आप क्या लिखोगे, 1+1, और 1 बराबर आप 0 मान रहे हो, 0+0 0, ठीक है। 3 को लिखोगे फिर आप 2+1, और 2 भी 0 हो गया, 1 भी 0 हो गया, 0 सब 0 हो जाएंगे। कोलैप्स हो जाएगी पूरी मैथमेटिक्स, और फिर तो मैथमेटिक्स नामक कुछ रह ही नहीं जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए इस 1 को कभी भी 0 के बराबर होना ही नहीं, अगर हो गया तो तहस नहस, फिर कोई रियल नंबर 0 के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं, सब 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना, ठीक है, ठीक है। तुम लोग पैसा मुझे कम देते हो, मैं तुम लोगों को बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताता हूँ, ठीक है। उसमें भी, अब तुम कभी 1000 रुपए देते हो, कभी 200 रुपए देते हो, और कभी रोने लगते हो, ठीक है, ठीक है। आज के ज़माने में इतनी फीस शायद ही कि पूरे इंडिया में कहीं नहीं होगी, जितना कम मैंने रखा था। और दिनेश सर इस बात से आज भी मुझसे गुस्सा रहते हैं, क्योंकि चलती तो मेरी ही है। चाहे जो हो, चलेगी तो मेरी, क्योंकि अब मैं इसलिए रखा इतना कम फीस, क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे दिक्कत होती थी, तो मैं उस बिहाफ पे रखा कि इस टाइम पे भी ऐसा थोड़ी ना सब अमीर हो गए। लेकिन ये है कि मैंने बाद में ये एहसास किया कि लोग उल्टा डायरेक्शन में निकालते हैं। मुझे ये बात अनमोल समझाया, तो चीज़ें मैं बहुत दूसरे लोगों को समझता हूँ। ये बात अनमोल समझाया कि आप जो फीस कम रखे हैं, आपके वो टैलेंट को जज करते हैं कि ये बंदा फीस क्यों कम रखा है, ठीक है? न कि आपकी पॉजिटिव सेंस को, कि आपकी सिंपैथी नहीं वो समझ रहे हैं, कि आप उनके बैकग्राउंड को देख के फीस कम रखे हैं। वो फीस आप कम रख रहे हो ना, वो आपके नेगेटिव सेंस में लेके जा रहे हैं, कि इसलिए रख रहे हैं कि इनकी टीम सही नहीं है। इसलिए रख रहे हैं इनकी टीम सही नहीं है, इनके पास फैकल्टी इसीलिए तो रख रहे हैं, बाकी सब कहाँ ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। और सही आकलन निकला, मुझे बाद में एहसास हुआ कि ही इज़ करेक्ट, ठीक है। उस टाइम पे मैंने उसको माना नहीं, लेकिन वो सही कह रहा था। ऐसा हुआ, ऐसा सही है, ठीक है। क्योंकि एक बार मैं साइंस फैकल्टी में पीछे-पीछे आ रहा था, कुछ दूसरी कोचिंग के लड़के आगे-आगे जा रहे थे। तो मेरी एकेडमी का नाम ले रहे थे, ठीक है। तो यही बात बोले एग्ज़ैक्टली जो अनमोल बोला था। एग्ज़ैक्टली जो वो बोला था वही सेंटेंस उन्होंने बोला, कि फीस काहे कम रखे हैं? कुछ तो गड़बड़ होगा, ठीक है। उनकी टीम में कुछ तो गड़बड़ी होगी, ठीक है। अब मैं बताऊँ तो जितने यहाँ अपने आप को तोप खाने बनते हैं, उनकी पूरी फैकल्टी एक तरफ बैठ जाए और मैं अकेले बैठ जाऊँ ना, ठीक है। आप कह सकते हो कि इस समय का मैं आचार्य रजनीश हूँ, ठीक है, आचार्य रजनीश हूँ। मुझसे जीत नहीं पाएँगे वो तर्क में, कभी भी। इसीलिए कभी, और ये गलत, अगले साल से मैं फीस कम नहीं रखूँगा। ये मेरा लास्ट ईयर है, मैं समझ गया कि वो लोग सही हैं। और मेरे सर भी ये बात कहते थे कि तुम फीस घटा के अपना बहुत बड़ा नुकसान किए हो, ठीक है। चाहे 20 पढ़ते, लेकिन तुमको फीस पूरा उतना ही लेना चाहिए था, बल्कि जितना मार्केट में है, उससे ज़्यादा लेना चाहिए था। सर भी आज भी कहते हैं ना, तुमसे गलती हुई है, ठीक है। दिनेश सही बोल रहा है तो तुम ही गलती किए हो, ठीक है, ठीक है। आचार्य रजनीश ओशो, आप कभी जब गूगल सर्च करोगे ना, गूगल सर्च करोगे थिंकर्स अकेडमी, वहाँ कमेंट में पढ़ोगे, उसमें मेरे जो थर्ड थर्ड ईयर पास आउट लड़के हैं, ठीक है, उन्होंने लिखा है कि ओशो ऑफ द, ठीक है, मैथमेटिक्स। पढ़ते नहीं कमेंट क्या सब? उसमें लिखा है कि ओशो ऑफ द मैथमेटिक्स, ठीक है। ब्यूटीफुल कमेंट्स, उसको कभी पढ़ा करो, ठीक है, तुमको लगेगा। तो तुम लोग तो ये जज कर लेते हो ना कि मतलब यही तो मैं कहता हूँ, और मैं ही गलत सिद्ध हुआ लास्ट में, ठीक है, सही सारे लोग सही सिद्ध हुए। आप वही जज करते हो, जैसा कि क्यों क्यों ये पैसा कम रखे, कुछ तो गड़बड़ है। और ये मैं सुन लिया पीछे से, ठीक है, क्योंकि वो मुझे पहचान नहीं रहे थे। मैं वैसे उन्हीं टाइप लगता भी तो हूँ, मैं पीछे-पीछे आ रहा हूँ अपना शर्ट, अच्छा शर्ट नहीं खोला क्या आज? ठीक है। ये भी मतलब इस तरह से खोल के यूनिवर्सिटी में तो ऐसे ही जाता हूँ, ठीक है। तो खोल के तो वो समझ नहीं पाए, ठीक है। अब बतियाए जा रहे हैं,
अरे इतना अच्छा होता तो फीस काहे इतना कम रखते, ठीक है, ठीक है। बच्चों से क्या लड़ाई करना, ठीक है, बच्चे बच्चे हैं, ठीक है, उनकी अपनी विचारधारा है, उसको चेंज थोड़ी ना कर सकते। मैं अपने में इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं सीखता बहुत हूँ। कोई कुछ कहा तो मैं सीखता बहुत हूँ, ठीक है, मैं सीखता बहुत हूँ। उससे मुझे क्या बहस करना, मैं तुमसे लड़ूंगा तो मेरी ही बेइज्जती होगी, ठीक है, आर्गुमेंट करूंगा मेरी ही बेइज्जती होगी। पता चला कि यार ये पीएचडी खत्म करने वाला आदमी एक बीएससी पार्ट वन के लड़के झगड़ रहा है, ठीक है, तो उसकी बेइज्जती किसकी होगी, ठीक है, मेरी तो होगी, ठीक है, ठीक है। एक चीज मैं बताऊं, थोड़ी सी बड़ी बात है, समझो, अगर रियल एनालिसिस नामक जो विषय है, ठीक है, जो अगर आर के पास जो प्रॉपर्टी है वो तो है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आर के पास वही कंप्लीटनेस एक्जियम ना होती ना, यानी ये ल्यूबी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी और जीएलबी प्रॉपर्टी, दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों एक दूसरे को इंप्लाई कर देंगे, दोनों इक्विवेलेंट हैं। अगर आर के पास यही प्रॉपर्टी नहीं होती ना, आप एक विषय पढ़ने से बच जाते हैं, ठीक है, रियल एनालिसिस, ठीक है, मैं लड़कों को ही बताता हूँ कि अगर यही ना आया होता ना एलईवी प्रॉपर्टी, यही इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से पूरी पार्ट वन की एनालिसिस, पार्ट वन की छोड़ दो, आज तक जितनी एनालिसिस चल रही है आर के ऊपर, इसी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी के पास, जो न क्यू के पास है, न जो सी के पास है, केवल आर के पास है। ये तो लिख दो इसको, इसको लिखो, देखो। हम्म। एलईवी प्रॉपर्टी एंड जीएलबी प्रॉपर्टी ऑफ शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? हार्ट, ठीक है। अभी रुक जाए, अभी मैं ही गिर जाऊंगा, ठीक है, अभी रुक जाए, अभी खत्म कहानी, ठीक है। तो सबसे माइंड तो कुछ देर तो संभाल लेता है, ठीक है, लेकिन हार्ट रुक गया तो कहानी खत्म, ठीक है, कहानी खत्म। एलईवी प्रॉपर्टी एंड जीएलबी प्रॉपर्टी ऑफ आर। अब हार्ट आप कैसे बनाते हैं मैं तो भूल जाता हूँ, ठीक है, ऐसे ही तो बनाते हो, ठीक है। ठीक है। ये तो पान का पत्ता बन गया है। ठीक है। इज द पार्ट ऑफ द होल एनालिसिस, होल एनालिसिस, होल रियल एनालिसिस। आप बहुत कम एज के, मैं बहुत डरता हूँ, बहुत बातें बताने से बचता हूँ, लेकिन बहुत कम एज के कोई भी रिजल्ट आप एनालिसिस से पढ़ोगे, यकीन मानो, अगर मेरी नजर से देखो, कोई भी रिजल्ट एनालिसिस से पढ़ोगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो उसमें यही यूज होंगे, एलईबी प्रॉपर्टी, जीएलबी प्रॉपर्टी। समझ पा रहे हो, कहीं डायरेक्ट आपको दिखेगा यूज होता हुआ, कहीं इनडायरेक्ट यूज होता हुआ दिखेगा, लेकिन आप नहीं देख पाओगे क्योंकि आपका आईक्यू थोड़ा सा। हम्म। लेकिन तुम मिलो मेरे से पर्सनल, मैं तुमको दिखाऊंगा। आप 50 से 60 थ्योरम पढ़ोगे, 50 से 60 थ्योरम एनालिसिस में पढ़ोगे, सब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसी एलयूवी प्रॉपर्टी, जीएलबी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं। कहीं डायरेक्ट आपको दिख जाएगा, कुछ चीजें डायरेक्ट आपको महसूस हो जाती है कि ही लव्स मी अ लॉट, ठीक है, और कुछ इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट लोग बताते नहीं कि मैं कितना आपसे प्यार करता हूँ, ठीक है, वो आंखों से पता चलता है। तो वही मामला यहाँ है, ठीक है, वही मामला यहाँ है, ठीक है, ठीक, ठीक है। मंगल, तुम मुझसे आंखों से प्यार करते हो, ठीक है। बार बार तुम मंगल को क्यों ला रहे हो, ठीक है। और यकीन, ये हंसी मजाक के पीछे बहुत, इसको आप इस चीज को समझने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे मैं कुछ दो चार एग्जाम्पल से आपको दिखाऊंगा कि हर जगह यही चीज यूज होगी। और आर के पास ये ना होता ना, तो आप दो ही पेपर पढ़ते पार्ट वन में, ओडी और ज्योमेट्री। सिर्फ आर के पास ये खूबसूरत प्रॉपर्टी है, अब हार्ट से ज्यादा खूबसूरत क्या होगा, खूबसूरत प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से रियल एनालिसिस नामक विषय आज जिंदा है, ठीक है, नहीं तो खत्म हो जाता, ठीक है। हम्म। खोजा कौन था, ठीक है, खोजा खोजा कौन था, ठीक है।
नहीं नहीं, खोजा कौन, देखो ये सेट ऑफ एक्सियम्स हैं, सेट ऑफ एक्सियम्स, कोई खोजा नहीं। कुछ लोग काम करते करते उसको ग्रुप ऑफ मैथमेटिशियंस हैं जो काम करते करते कुछ पास्टुलेट्स बनाए, ठीक है। स्पेसिफिक नाम नहीं है कोई इसका, किसी ने उसको खोजा है। अभी समझ लो कि स्काई नहीं खोजा है, ठीक है। अभी समझ लो ना, ठीक है। जब स्पेसिफिक आदमी नहीं है कोई इसको खोजने वाला, तो मैं कैसे नाम बता दूं, ठीक है। देखिए, स्पेसिफिक आदमी नहीं है, कई लोगों ने मिलके इसको खोजा है, ठीक है। ठीक है। हाँ, जान रहे हैं। सर से ज्यादा चिंता आप, मतलब सर की चिंता मेरे आप, आपसे ज्यादा मुझे है, ठीक है। लेट एक्स वाई इन आर, तो वी डिफाइन आपके पास आर के, जो आर है उसके पास, आपके पास कितने ऑपरेशन अभी हैं? एक प्लस था, एक डॉट था। एक प्लस था, एक डॉट था। अब उन्हीं प्लस डॉट के सहारे दो ऑपरेशन और डिफाइन करोगे। वी डिफाइन दिस सिंबल, ठीक है। वी डिफाइन, आप डिफाइन कर रहे हो एक्स सब्ट्रैक्शन वाई, एक्स सब्ट्रैक्शन वाई। और कैसे डिफाइन कर रहे हो? यक्स में वाई का एडिटिव इनवर्स जोड़ रहे हो, ठीक है। यक्स में वाई का एडिटिव इनवर्स जोड़ रहे हो, एक्स माइनस वाई इज डिफाइंड एज एक्स प्लस, उसमें वाई का एडिटिव इनवर्स, ये वाई का एडिटिव इनवर्स जोड़ रहे हो। डिफाइन का जो सिंबल होता है, बराबर पहले दो बिंदी लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। जाओ, ठीक है, फिर पढ़ना कल, ठीक है, इसके आगे।